मुखिया हॉस्पिटल। यह कहानी चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव की है। इस गांव में विकास के नाम पर सिर्फ एक ही विद्यालय था, जिसमें 12वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। यहाँ दूर दूर तक कोई कॉलेज न होने के कारण गांव के बच्चों को मजबूरन 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। गांव के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करते थे और उनकी आय इतनी नहीं होती थी कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहर भेज सके। पिताजी, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया। मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। लेकिन क्या बेटा? मुझे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और गांव के लोगों की सेवा करे। खैर, कर भी क्या सकते हैं। फिर भी मैं एक बार गांव के मुखिया से बात करके इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। मुखिया जी, मुझे आपसे अपने बेटे को लेकर कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ रामनाथ, कहो क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, आप तो जानते ही हो कि आज मेरे बेटे रघु का परीक्षा परिणाम आया है। उसने पूरे जिले में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। वह अब अपनी पढ़ाई जारी रखकर डॉक्टर बनना चाहता है। अगर आप इसमें हमारी कुछ मदद कर सकें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रघु तो हमारा बहुत होनहार बच्चा है। हम जरूर से आगे पढ़ाने के बारे में कुछ सोचते हैं। मुखिया ने तुरंत गांव के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और उनसे मदद मांगी ताकि रघु को डॉक्टरी पढ़ने के लिए शहर भेजा जा सके। सारे लोग एक मत से तैयार हो गए। सिर्फ गांव के वैद्य दुर्गा दत्त ने इससे सहमति नहीं जताई। उसे डर था कि अगर रघु डॉक्टर बन गया तो उसकी वैद्यकी को कोई नहीं पूछेगा। अजी छोड़िए, हमारे रहते यहाँ किसी डॉक्टर की क्या जरूरत है। हम तो बैठे ही हैं आपकी सेवा करने के लिए। आजकल के इन डॉक्टरों को कुछ आता भी है। तुम तो रहने दो दुर्गा दत्त, तुम्हारे इलाज से तो शायद ही किसी को फायदा होता हो। कितने ही लोग तो तुम्हारे इलाज के कारण असमय ही मारे गए। हम सब ने यह तय कर लिया है कि रघु डॉक्टरी पढ़ने शहर जाएगा। बस तुम्हें कोई ऐतराज हो तो होता रहे। दुर्गा दत्त क्रोध से दांत पीसता हुआ वहाँ से चला गया। देखता हूँ मेरे रहते यहाँ कैसे कोई डॉक्टर रह पाता है। पूरे 6 साल बाद रघु अब डॉक्टर रघुनाथ बनकर शहर से वापस गांव आ गया है। यहाँ उसने अपना निजी एक छोटा सा अस्पताल भी खोल लिया है। भगवान भला करे बेटा तेरा। तुम हमारी आशा की किरण हो। तुम हमें एक नया जीवन दे रहे हो। तुम्हारे इस प्रयास से अब हमें इलाज कराने के लिए ना तो शहर जाना पड़ता है और ना ही किसी नीम हकीम वैद्य के भरोसे रहना पड़ता है। दुर्गा दत्त यह सब देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता था। बस एक मौके का इंतजार है, फिर मैं इन सबको देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन गांव में बच्चों को पिलाने के लिए शहर से पोलियो की दवाइयों के बक्से आए हुए थे। सभी गांव वाले उन दवाइयों को आश्चर्य से देख रहे थे। क्यों ना मैं इन्हें चुरा लूं? दवाइयाँ समय पर बच्चों को नहीं दी जाएगी तो डॉक्टर को खूब नीचा महसूस होगा। गांव वालों को भी डॉक्टर लापरवाह लगेगा और गांव वालों का सारा भरोसा उस पर से टूट जाएगा। दवाई का वितरण रविवार को होना था। दुर्गा दत्त ने शनिवार की रात को ही उन्हें चुराने का निर्णय किया। आधी रात का वक्त था। गांव में सब लोग सो गए थे। तब दुर्गा दत्त चुपके से अस्पताल में दाखिल हुआ। बेहद ही चौकन्ना होकर वह उस कमरे में पहुंचा जिसमें सारी दवाइयां रखी हुई थी। किसी को भनक न लगे इस डर से उसने कमरे की बत्ती नहीं जलाई और अपने साथ लाई छोटी सी टॉर्च के सहारे उसने पोलियो की दवाई का पूरा बक्सा उठा लिया। बक्से को उठाकर जैसे ही वह बाहर जाने को हुआ, उसका पैर किसी चीज पर पड़ा और वह बुरी तरह से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ा। गिरने के क्रम में उसका सर वहां रखी लोहे की मेज से बड़ी जोर से टकराया और चित्त हो गया। दवाइयों का बक्सा भी उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरा और सारी दवाइयां बिखर गईं। सुबह डॉक्टर और गांव के लोग अस्पताल पहुंचने पर, अरे ये क्या, सारी दवाइयाँ यहाँ ऐसे बिखरी क्यों पड़ी हैं? वो देखिए मुखिया जी, दुर्गा दत्त, शायद उसके सिर में चोट लगी है। उसके सिर से खून निकलकर सारा फर्श पर जम गया है। मुझे लगता है दुर्गा दत्त चोरी के इरादे से अस्पताल में घुसा होगा और यहाँ
इस हादसे में उसकी मौत हो गई। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, बुराई का फल हमेशा बुरा होता है। यह बात कुछ देर में पूरे गांव में फैल गई। सब उस पर थू थू करने लगे। यहाँ तक कि कोई उसके अंतिम संस्कार में जाने को भी तैयार नहीं हो रहा था। किसी तरह गांव के मुखिया ने हाथ पांव जोड़कर 10-12 लोगों को इकट्ठा किया और उसके शव को लेकर शमशान घाट गए। उसकी चिता भी पूरी तरह से जली भी नहीं थी कि अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। यह देखकर गांव के लोग दुर्गा दत्त के शव को उसके हाल पर छोड़कर वापस आ गए। अधजले मांस की बू ने गांव के कुत्तों को अधीर कर दिया। लोगों के जाने के बाद दुर्गा दत्त के अधजले शव पर कुत्ते टूट पड़े और उसकी बोटी बोटी उधेड़ डाली। इस तरह हुआ दुर्गा दत्त का अंतिम संस्कार। मुखिया जी, क्यों ना अस्पताल में एक चौकीदार रख लें? हाँ जरूर, नेकी और पूछ नेक काम में देरी कैसी। जल्दी ही उस अस्पताल में चौकीदार रख लिया गया। उस रात जब चौकीदार अस्पताल में पहरा दे रहा था, तब उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई थी। उसे लगा जरूर कोई चोर घुस आया है। वह अंदर गया तो उसने पाया कि आवाज दवाइयों वाले कमरे से आ रही है। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे तक गया और बत्ती जलाई, उसने वहाँ एक भयानक आकृति देखी। उस आकृति का सारा शरीर जला हुआ और जगह जगह से मांस उतरा हुआ था, मानो किसी जानवर ने नोच डाला हो। वह बुरी तरह से दवाइयों को नष्ट करने में लगी हुई थी। चौकीदार को यह देखकर जैसे लकवा मार गया। वह डर के मारे वहीं जड़ होकर रह गया। जैसे तैसे हिम्मत करके वह भागने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक वह आकृति एकदम से उसके सामने आ गई। उसने चौकीदार की गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लिया। चौकीदार किसी परिंदे की तरह छटपटाने लगा। थोड़ी ही देर में उसके प्राणों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। चौकीदार को मुर्दा देखकर उस भयानक आकृति की आंखें एक पल के लिए चमकी और अगले ही पल उसने चौकीदार की लाश को बुरी तरह नोच खसोट डाला। अगले दिन डॉक्टर रघुनाथ और अन्य लोग के अस्पताल में आने पर उफ, इसकी भी मौत हो गई। डॉक्टर साहब, शायद रात को किसी जंगली जानवर ने ऐसा किया है। आप भयभीत मत होइए। खैर, चौकीदार का अंतिम संस्कार कर दिया गया और एक दूसरे चौकीदार को नियुक्त किया गया। लेकिन उस चौकीदार की भी उसी तरह कटी फटी लाश मिली तो सारे गांव में सनसनी फैल गई। एक हफ्ते के अंदर 2-2 चौकीदारों की मौत से सारा गांव दहशत में आ गया था। डॉक्टर साहब, यहाँ किसी भूत प्रेत का चक्कर है। हो न हो, यह काम जरूर दुर्गा दत्त की आत्मा कर रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। इस घटना के बाद से कोई भी चौकीदार वहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद मुखिया जी की पत्नी कमलावती अपने घर की सीढ़ियों पर से अचानक फिसलते हुए, "उई माँ!" क्या हुआ? कोई जवाब न पाकर वह बाहर आंगन में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी गिर गई है और उसके सिर पर गहरी चोट आई है। आनन फानन में रघु को बुलाया गया और मुखिया की पत्नी को तत्काल अस्पताल में ले जाया गया। रात होने की वजह से कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए सब लोग वहाँ से धीरे धीरे चले गए। स्वयं मुखिया जी और रघु की भी यही राय थी, लेकिन मुखिया के घर पर इलाज की पूर्ण सुविधाएं न होने के कारण मजबूरीवश उन्हें वहाँ रुकना पड़ा। आधी रात हो चली थी। रघु ने मुखिया जी की पत्नी को टाँके लगाकर पट्टी कर दी थी, पर वह अभी भी बेहोश थी। मुखिया जी और रघु भी बातें करते करते वहीं कुर्सी पर ही ऊँघ रहे थे। अचानक उन्हें एक खटके की आवाज सुनाई देती है और दोनों चौंक जाते हैं। आवाज दवाइयों के कमरे से आ रही थी। दोनों का दिल बुरी तरह धड़कने लगता है। रघु हिम्मत करके उठता है और उस तरफ जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो रघु? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस अभी आया मुखिया जी, आप यहीं ठहरिए। रघु सीधा दवाइयों के कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक भयानक आकृति दिखाई देती है जिसका सारा शरीर जला हुआ है और उसका जगह जगह से मांस उधड़ा हुआ है। सारे कमरे में एक भयानक बदबू फैली हुई है, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। कौन है तुम? इतनी जल्दी भूल गया मुझे? मैं दुर्गा दत्त हूँ। तेरे ही कारण मेरा सर्वनाश हुआ है। अब मैं तेरा सर्वनाश करूँगा। वह रघु की गर्दन पर अपना शिकंजा धीरे धीरे कसने लगता है। रघु किसी मुर्गे की तरह छटपटाता है। उसकी आंखें जैसे बाहर आने को ही होती हैं। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। रघु बेटा। अचानक दुर्गा दत्त की भयानक आकृति का ध्यान भंग हो जाता है और रघु उसके शिकंजे से छूट जाता है।
मुखिया जी दुर्गा दत्त पर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर मारते हैं। हट, हमारे बीच में मत आ, कह देता हूँ, नहीं तो तू भी मरेगा साथ में। इसी दिन का तो मुझे काफी दिनों से इंतजार था। अब कहाँ जाएगा मुझसे बचकर। अचानक रघु उस भयानक आकृति को चकमा देकर और मुखिया को उठाकर उस कमरे में आता है जिसमें उसकी पत्नी थी। फिर वो दोनों जैसे तैसे उनकी पत्नी को स्ट्रेचर पर लादकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। बचाओ बचाओ! उनकी आवाज सुनकर कुछ ही देर में गांव के कई लोग हाथों में लाठियां और लालटेन लेकर वहां आ जाते हैं और उन लोगों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। सुबह मुखिया और रघु द्वारा रात की घटना सुनकर गांव के लोग आपस में विचार कर वाराणसी से एक सिद्ध तांत्रिक को बुला कर लाते हैं। सारी बातें सुनने और उस जगह का मुआयना करने के बाद, मैं उस दुष्ट आत्मा को खत्म तो नहीं कर सकता, हाँ, और इतना अवश्य कर सकता हूँ कि उसे उसी कमरे में कैद कर दूं, जिससे वह किसी को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। जैसा आपको ठीक लगे, बस आप इससे हमारा पीछा छुड़ाइए। अब ये आत्मा इसी कक्ष में कैद रहेगी, लेकिन सावधान, भूल से भी इस कमरे का ताला नहीं खुलना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो पापी आत्मा आजाद होकर सारे गांव को तबाह कर देगी। इस घटना को आज 15 साल से भी ऊपर हो गए हैं। डॉक्टर रघुनाथ की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई है। अब उनका छोटा सा अस्पताल विस्तृत होकर बड़ा बन गया है, जहां आज कई डॉक्टर और तमाम तरह की आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन इस अस्पताल का वो शापित कमरा, जिसमें दुर्गा दत्त की आत्मा कैद है, आज भी बंद है। Thanks for watching.